चलिए भाई, आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है सीडीपी की क्लास चल रही है और ये जो सीडीपी की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर क्लासेस को चलाया जा रहा है। कल हमने इस पेपर के 10 क्वेश्चन करा दिए थे। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम आपको कराएंगे। सीडीपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ये गारंटी है। क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रिपीट करेंगे, फिर वही ऑफलाइन का पेपर हो या ऑनलाइन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर अब तो 20 अगस्त को। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर करके जाएगा उसका बेनिफिट डायरेक्टली हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पर डे क्लास चल रही है। हम बाकी बात ना करके अपनी क्लास पर फोकस करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्लियर है मेरे भाई? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? तो किस प्रकार का माहौल है जो संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भयमुक्त और धमकी भरा। भयमुक्त हो, धमकी भरा हो, ये तो कभी आपके आंसर हो ही नहीं सकते। अगम्य हो नहीं सकता, बहिष्कारी हो नहीं सकता, उपदेशात्मक या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपका करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर ये चाइल्ड सेंटर्ड होता तो हम आंसर लगा भी सकते थे। तो एक ही ऑप्शन बचता है मुद्रक संपन्न, जिसे हम प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल कहते हैं, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ चुका है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देता है। क्लियर है मेरे भाई? तो क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर इज, तो यहां पर देखिए इस प्रश्न में आप लोग फंस सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप फंसोगे। जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह से वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। चलिए भाई लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। देखिए सामाजिक संरचनाओं द्वारा जेंडर बाइस निर्मित होता है, जिसे हम लैंगिक पक्षपात कहते हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो रूढ़िबद्धताएं होती हैं वो आपके जेंडर स्टेरियोटाइप्स के थ्रू होती हैं, सामाजिक संरचनाओं के थ्रू होती हैं। तो आप ये कह रहे हो जो जेंडर है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, तो समाज में अगर ये हो जाता कि लड़की को लड़का बना दो, लड़के को लड़की बना दो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। जेंडर वाइज जो होता है वो सामाजिक संरचना के द्वारा देखने को मिलता है। जेंडर स्टेरियोटाइप जो होती है पूर्व परंपरागत जो हमारी परंपराएं बनी हुई है उनके द्वारा देखने को मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि जेंडर ही अपने आप में सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। आप में से 99% स्टूडेंट इसका आंसर यही लगाने वाले थे, जो कि आपका गलत हो गया। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्मित होता है। देखिए वंशागत कारकों द्वारा, टोटली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी फैक्टर, तो बात कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है और एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो जेंडर क्या है भाई? इसमें अगर हम बात करें तो ये जो होती है आपकी एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्म से ही निर्धारित होती है कि आप लड़का हो या लड़की हो, वो आपकी जन्मजात प्रवृत्ति है। तो इसके अंतर्गत ये दोनों ही वैसे काउंट कर लिए जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बाकी आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको किसी को डाउट है तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? चलिए भाई लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? जब आप क्या करते हो चिन्हों के द्वारा उसे दर्शा रहे हो और काम करने की योग्यता क्या कहलाएगी? लाक्षणिक प्रकार्यता, रिवर्सिबल थिंकिंग, कंजर्वेशन। तो ये नहीं होंगे, आपका ये समायोजन का पार्ट होगा, समावेशन का पार्ट होगा। अगर आपने हमारी जीन पियाजे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्यों हुआ है ये। क्लियर है मेरे भाई? चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका सीडीपी में आएगा, यही आपका इंग्लिश पेडागोगी के अंदर और हिंदी पेडागोगी के अंदर भी देखने को मिलता है। थोड़ा लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन यही होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो देख लेते हैं क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन इनमें से किसके लिए प्रभावित है?
रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात की गई है, असेसमेंट की बात की गई है। दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, एक होता है जिसे हम एफए के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है जिसे हम एसए के नाम से जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये रचनात्मक बोलते हैं। रचनात्मक का मतलब हो गया ड्यूरिंग द स्टडी, आपका ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द स्टडी जो भी आपका किया जाता है, यानी कि ये आपका कंटिन्यूस चलता ही रहता है। पर डे आपका यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है और उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, आपकी कमियों को निकाला जाता है। तो ये ड्यूरिंग द स्टडी होता है, यानी कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया होती है। इसे हम कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से भी कह सकते हैं, मान सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। जबकि समेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसको हम योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो आप, या फिर एंड ऑफ द एंड में होता है, जो आपका होता है। जैसे यूपी बोर्ड के जो पेपर होते हैं 10th क्लास के, वो एंड में होते हैं। 12th क्लास के जो होते हैं वो एंड में होते हैं, वो आपका समेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा। लेकिन अब को भी 2020 में एनईपी के अंदर को तो उसको भी बदल दिया गया, तो वो भी क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट बन गया, जो कि अच्छी बात है। क्लियर है मेरे भाई। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने के लिए, एक बात बताओ, फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी भी भय पैदा करेगा? नहीं करेगा। भय बच्चों के अंतर्गत किसके द्वारा आता है? समेटिव असेसमेंट के द्वारा आता है। आप 10th क्लास के पेपर दे रहे हो, 12th क्लास के पेपर दे रहे हो लास्ट में, और आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उनके अंतर्गत भय बन जाता है, जो कि समेटिव असेसमेंट वहां पर प्रभाव डालता है। लेकिन अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता, इसमें टर्म बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, 3-3 महीने पर, 4-4 महीने पर, 6-6 महीने के गैप पर आपके पेपर होते हैं। तो इसमें अगर आप एक बार स्कोर अच्छा ना कर पाए तो दोबारा आपको मौका है, दोबारा ना कर पाए तो तीसरी बार फिर मौका है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इस वजह से अच्छा माना जाता है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन एक दूसरे से तुलना करने पर, कभी भी आप स्टूडेंट्स के बीच में तुलना नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनके अंतर्गत हीन भावना को पैदा कर रहे हैं। और कंपैरिजन तो उनके अंतर्गत क्या करेगा, तू मेरे से अच्छा है, मैं तेरे से अच्छा हूं, वहां पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। बात बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों की नामीकरण नहीं करोगे। नामीकरण का मतलब समझ रहे हो, लेबलिंग। कैटेगराइजेशन यानी कि क्लासिफिकेशन विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली भी आंसर लगा सकते हो, ना पढ़कर भी। क्लियर है मेरे भाई, ऐसा भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। अभिकथन स्टेटमेंट क्या है? एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर ऐसा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो संवाद को बढ़ा रहा है, डिस्कशन को बढ़ा रहा है, बच्चों के अंतर्गत इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। और यही बात तो कौन कहता है? लेबैगोस्की साहब कहते हैं। क्लियर, तो बात तो ठीक है। रीजन क्या है? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आप कैसे कह सकते हो भाई, लैंग्वेज और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? संज्ञान जो आता है बच्चे के अंतर्गत वो भाषा के थ्रू आता है, और भाषा जो आती है वो संज्ञान के थ्रू आती है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये रीजन तो गलत हो गया भाई। अब यहां पर देखिए, आर सही है, आर सही है, ये दो तो ऑप्शन ही कट गए, बचता है ये ए सही है, आर गलत है। ये तो सही है भाई। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी फॉर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बोल देता हूं चंदू की चाची से कहूं ना प्यार है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसे हम एडीएचडी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके अंतर्गत क्या होता है? लंबे समय तक बच्चा ध्यान नहीं लगा सकता, लंबे समय तक ध्यान न लगा पाना। क्लियर है, तो यहां पर होगा लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, नहीं रह पाता। धीमा क्रियाशीलता स्तर, बात ठीक है। आवेगशीलता नहीं है, कार्य व्यवस्था नहीं है। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। स्लो एक्टिविटी
लेवल्स होते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर किसी बच्चे को एडीएचडी की प्रॉब्लम है तो उसको जो भी क्लास है, जैसे देखिए सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, उसको पार्ट बना दोगे, 15-15 मिनट 20-20 मिनट के पार्ट बनाकर बच्चा वहां पर देख लेगा। तो इसी वजह से मैं अपनी क्लासेस को भी 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट 10 मिनट की रखता हूँ। क्लियर है, बाकी आप लोग समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम असक्ताओं, जैसे कि पठन वैकल्य हो गया जिसमें पढ़ना लिखने की समस्या हो सकती है, गुणन वैकल्य हो गया जिसमें गणना जो गणना आधारित समस्या है उनमें दिक्कत हो सकती है, इत्यादि के संदर्भ में सही है। चलिए भाई क्या सही है, अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, आप कैसे कह सकते हो। चलिए देखते हैं, अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है। मानकीकृत परीक्षण तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना तो मानकीकरण परीक्षण बेहतर होता है और ना ही मानकीकृत पाठ्यक्रम बेहतर होता है। अध्यापक केंद्रित है, गलत, खत्म कर दो भाई इसको। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम है। अधिगम असक्ता तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है, यह बिल्कुल सही बात है। जो आपकी अधिगम असक्ता है वो क्या है, तंत्रिका संबंधी भी है, वातावरणीय दोनों प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बोलोगे सर इसका आंसर बताइए। श्रवण बाधिता, श्रवण बाधिता का मतलब जो सुन ना सके, जो सुन ना सके। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता तो आप उसके लिए ऐसे मटेरियल का यूज कीजिए, ऐसी बोल सकते हैं ऐसी प्रक्रिया को अपनाइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाइए जिससे वो सीख सके। सुन नहीं सकता तो क्या है, आप उसको दिखा तो सकते हो चीजों को, दृश्य गतिज हो सकता है, लेक्चर, अरे क्यों लेक्चर दे रहे हो भाई जब सुन ही नहीं सकता, क्रिया आधारित करना पड़ेगा उसको, सुन ही नहीं सकता, बहुसंवेदी नहीं हो सकता, सेंसेस ही काम नहीं कर रहा है उसका, एक आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही आंसर हो गया। आपसे पूछा था लेकिन प्रभावशाली नहीं होगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, अब बात फंस गई। लेकिन यहां पर लेक्चर मेथड जो होता है वो प्रभावशाली नहीं होगा, क्रिया आधारित फिर भी हो सकता है। क्लियर, लेक्चर मेथड का मतलब होता है ए टीचर आया क्लासरूम में, चलो भाई बच्चों पढ़ो, वो अपना 2-3 15-20 मिनट 30 मिनट बोला और 2-4 बात अपनी बोर्ड पर लिखी और निकल लिया, तो इसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। ये सबसे पुराना मेथड होता है और ये जो मेथड होता है वो हायर जो क्लासेस होती हैं जैसे बीएससी वगैरह हो गया, एमएससी वगैरह होगा, वहां पर ये काफी बेहतर माना जाता है। लेकिन 12th क्लास से नीचे तो लेक्चर मेथड बेस्ट है, किसी भी काम का नहीं है। तो यही है आंसर, नेगेटिव पूछा था इस वजह से ये सही है, गलत है इसी वजह से सही है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए ये आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करना, मानकीकृत, अच्छा यही आंसर हो गया, नहीं अपनाना चाहिए। मानकीकृत तो हमेशा नेगेटिव होता है, यही आंसर हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मानकीकृत आपके आंसर को बताएगा भाई, ये मान लीजिए 5 से 6 नंबर आपको इस एक शब्द से मिल जाएंगे, मानकीकृत से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा प्रभावी होगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा छोड़ते हैं और जो भी इसका आंसर लिखता है उसका कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर लिखेगा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रीवियस वीडियो का जो आंसर था वो लिखा था पूनम सायके ने, तो आप लोग भी आंसर लिखिएगा, आपका नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। ठीक है, बाकी क्लास का बेनिफिट लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।